हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ये पार्ट 2 है। इसमें है पहला आपका प्लास्टिक पैकेजिंग। तो देखिए प्लास्टिक पैकेजिंग क्या होता है। प्लास्टिक आर मोस्ट यूज्ड पैकेजिंग मटेरियल for pharmaceutical product. Plastics are high molecular weight polymer of long chain of carbon. तो प्लास्टिक जो होता है वो मोस्ट पैकेजिंग मटेरियल में यूज होता है, और ये जो होता है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, मतलब ये कार्बन के लॉन्ग चेन का हाई वेट पॉलीमर होता है। ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है प्लास्टिक पैकेजिंग का। तो इसमें पहला है दे आर लाइट इन वेट एंड कैन हैंडल ईजली। ये वेट में हल्के होते हैं और इसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। और दूसरा है आपका प्लास्टिक्स आर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज़। तो प्लास्टिक जो होते हैं वो मार्केट में अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के अवेलेबल हैं। फिर तीसरा है आपका प्लास्टिक्स आर इजी टू मैन्युफैक्चर। तो प्लास्टिक को बनाने में बहुत आसानी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद है प्लास्टिक्स आर इकोनॉमिकल इन नेचर। प्लास्टिक्स आर इकोनॉमिकल इन नेचर, तो ये मेटल और ग्लास के कंपेयर में इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। फिर दूसरा है आपका प्लास्टिक्स आर अनब्रेकेबल इन नेचर। तो प्लास्टिक जो होता है वो अनब्रेकेबल नेचर का होता है, क्योंकि ग्लास जो है वो अगर गिर गया गलती से तो वो टूट जाएगा, लेकिन प्लास्टिक जो है वो नहीं टूटेगा। फिर आपका अगला है प्लास्टिक्स आर नॉन फर्जियल। तो ये भी मतलब ये टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है। फिर उसके बाद है आपका प्लास्टिक्स हैव गुड सीलिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें जो है इसकी सीलिंग प्रॉपर्टी गुड होती है। फिर उसके बाद है आपका प्लास्टिक्स आर इजी टू रिसाइकल एंड रीयूज़। तो प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल करने में और रीयूज़ करने में बहुत इजी होता है, इसको दोबारा से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। फिर उसके बाद है आपका डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग। तो इसमें देखिए क्या क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स में चेंज विथ एज सम टाइम। तो जो प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो एज के साथ, जैसे समय के साथ वो अपने प्लास्टिक अपने जो उसका नेचर है वो चेंज कर देता है, जैसे वो अपने एज के साथ ख़राब होने लगता है। फिर उसके बाद है आपका प्लास्टिक कैन नॉट विथ स्टैंड हाई हीट। तो इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक हाई हीट के को सहन नहीं कर सकता है। अगर आप हाई हीट दें प्लास्टिक को तो वो पिघल जाएगा। तो और उसके बाद है आपका समटाइम्स प्लास्टिक्स में चेंज द कलर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। समटाइम्स क्या होता है कि प्लास्टिक जो होता है वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कंटेन किया रहता है उसके कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद है आपका डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स विच आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल विथ इन्वायरमेंट। मतलब जो प्लास्टिक जिसको डिस्पोजल नहीं किया जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि हम उसे नष्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो अगर इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो इसमें पहला टाइप्स है आपका थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अब देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक्स आर दोज मटेरियल व्हेन वी हीट देम दे विल बिकम लिक्विड एंड व्हेन वी कूल देम दे विल बिकम सॉलिड। तो इसका मतलब ये है कि थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिन्हें हम अगर हीट करें तो वो
पिघलने लगते हैं, लिक्विड में हो जाते हैं। और जब हम उन्हें ठंडा करने के लिए रख दें तो वो क्या हो जाते हैं, फिर से वापस से सॉलिड हो जाते हैं। फिर अगर हम यही प्रोसेस दोबारा करेंगे, दोबारा हीट करेंगे, तो वो दोबारा से पिघल जाएंगे। और अगर दोबारा छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए तो वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसके एग्जांपल हैं आपके नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीप्रोपाइलीन। फिर उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। फिर उसके बाद है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या है, थर्मोसेटिंग plastics are those plastics when once heated and cooled down they will take the shape and become hard परमानेंटली। तो इसमें क्या है कि अगर इसे आप एक बार हीट कर दिए, फिर उसके बाद आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें, तो ये एक शेप ले लेता है और वो परमानेंटली हार्ड हो जाता है। मतलब उसको आप फिर उसके बाद पिघलाएंगे या फिर उसको हीट देंगे तो वो हार्ड ही रहेगा, वो एक अपना शेप ले लेता है। फिर इसका एग्जांपल है मीलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड, फिर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मेटल पैकेजिंग। तो मेटल पैकेजिंग में क्या है, मेटल्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड पैकेजिंग मटेरियल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड अनब्रेकेबल। They are mostly used for the packaging of non-parenteral pharmaceutical product like tablet, capsule, creams, ointments, gel, emulsions। तो इसका मतलब ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो वाइडली यूज्ड होते हैं पैकेजिंग मटेरियल में। तो इसमें ये क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और अनब्रेकेबल होता है। ठीक है, दे आर मोस्टली यूज इन द पैकेजिंग ऑफ नॉन पेरेंट्रल। ये जो मेटल होता है वो नॉन पेरेंट्रल फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन को पैक करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें आता है आपका टैबलेट, कैप्सूल्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, जेल एंड इमल्सन्स। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका एडवांटेज ऑफ मेटल पैकेजिंग। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग टू हैंडल एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मतलब मेटल्स क्या होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को हैंडल कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, क्रीम हो या ऑइंटमेंट हो, तो उनको आसानी से हैंडल कर लेते हैं। फिर उसके बाद है आपका मेटल आर सुटेबल फॉर प्रेशराइज्ड पैकेजिंग। तो मेटल्स जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं किसके लिए, प्रेशराइज्ड पैकेजिंग। मतलब ऐसे पैकेजिंग जिसमें मतलब प्रेशर से जिसको पैक किया जाता हो, जैसे हो गए ऑइंटमेंट्स हो गए। तो ये जो होता है ये प्रेशराइज पैकेजिंग के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए मेटल्स पैकेजिंग ही यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है आपका मेटल्स हैव एक्सीलेंट टेम्परेचर रेसिस्टेंस कंटेनर। तो मेटल्स जो होता है उसके पास एक्सीलेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, जो कि हीट को काफ़ी हद तक रोक सकता है। फिर उसके बाद है सम मेटल्स आर लाइट इन वेट सो दे आर सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल लो। मतलब कुछ जो मेटल्स होते हैं कुछ वो बहुत हल्के होते हैं वेट में, तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है वो कम होता है। फिर उसके बाद है आपका मेटल्स आर अनब्रेकेबल। तो मेटल्स अनब्रेकेबल होते हैं, ये जल्दी से नहीं टूटते हैं आसानी से। फिर उसके बाद है आपका दे आर इम्परमिएबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैस। तो ये क्या होते हैं, ये मेटल जो होते हैं वो लाइट, मॉइस्चर एंड गैस को रोकते हैं अंदर जाने से, ताकि वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ख़राब ना हो। फिर उसके बाद है मेटल्स आर इजी फॉर लेबलिंग। तो मेटल्स जो होते हैं उस पर आप आसानी से लेबलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका डिसएडवांटेज ऑफ मेटल पैकेजिंग। तो डिसएडवांटेज ऑफ मेटल पैकेजिंग में पहला पॉइंट है आपका मेटल्स आर एक्सपेंसिव। तो जो मेटल्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। फिर उसके बाद है आपका सम मेटल्स आर हैवी सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी हाई। तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो वेट में हैवी होते हैं, तो उसके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद है आपका मेटल्स में सो सम चांस ऑफ टॉक्सिसिटी। तो
कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद है आपका मेटल्स कैन रिएक्ट विद द सर्टेन केमिकल्स। जो मेटल्स होते हैं वो कुछ केमिकल से रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई केमिकल है और मेटल पैकेजिंग उसमें यूज़ हो रहा है, तो अगर ड्रग में तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो अगर कोई केमिकल मेटल से रिएक्ट कर ले तो वो पूरा जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, जो ड्रग है, वो पूरा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद है आपका सम मेटल्स हैव सीडिंग प्रॉपर्टी। तो कुछ मेटल्स जो होते हैं उनके पास सीडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर उसके बाद है आपका एक पॉइंट है, There are many metals which are used in pharmaceutical industries for packaging of pharmaceutical product, but aluminum, tin, lead, these are the metals which are most widely used in the pharmaceutical industry। तो इसका मतलब ये है कि जो टीन है और एल्युमिनियम, लेड, ये तीन जो है वो मेटल पैकेजिंग में वाइडली यूज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका रबर पैकेजिंग। तो रबर पैकेजिंग में क्या है, रबर इज़ मेनली यूज्ड फॉर द क्लोजर, मीन्स फॉर द वायल्स, ड्रॉपिंग बॉटल्स, ट्रांसफ्यूज़न बॉटल्स, ETC। तो रबर जो होता है वो मेनली यूज़ होता है क्लोज़र, मतलब जो कभी कभी आप देखे होंगे इंजेक्शन जो होता है, तो जिसमें इंजेक्शन का लिक्विड होता है, तो उसका जो ऊपर का कवर होता है वो रबड़ का बना होता है, तो उसी को क्लोज़र कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद है ड्रॉपिंग बॉटल्स में यूज़ होता है। फिर ट्रांसफ्यूज़न बॉटल्स में भी रबर का यूज़ होता है। फिर उसके बाद है आपका द मेन टाइप ऑफ रबर यूज्ड इन द रबर पैकेजिंग आर नियोप्रेन, नाइट्राइल और ब्रोमोब्यूटाइल, यहाँ पर हो रहेगा ब्रोमोब्यूटाइल। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका सिलिकॉन रबर। ये जो टाइप्स हैं रबर के, ये मेनली यूज्ड होते हैं रबर पैकेजिंग में। फिर उसके बाद है आपका एडवांटेज ऑफ रबर पैकेजिंग। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका मोस्ट ऑफ रबर है बैड ऑर्डर। नहीं, ये डिसएडवांटेज है आपका, सॉरी, यहाँ पर एडवांटेज लिखा है, ये डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है नीचे यहाँ पर। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका रबर इज़ ईजी टू यूज़। तो जो रबर होता है वो आसानी से यूज़ किया जा सकता है। फिर रबर इज़ इन एक्सपेंसिव। तो ये जो रबर होता है वो सस्ता होता है, चीप होता है। रबर हैव एबिलिटी टू रिमूव्ड ईजिली फ्रॉम ए मटेरियल। तो जो रबर होता है वो आसानी से किसी भी मटेरियल से इसको आसानी से रिते हैं विथ सम ऑफ केमिकल, कुछ केमिकल के साथ ये इनकम्पैटिबल होते हैं। फिर उसके बाद है आपका दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब अगर रबर को हाई टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फिर वो पिघलने लग जाएगा। ठीक है। फिर यही है आपका, तो ये चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है यहीं पर। अब आगे है आपका चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल एड। फिर वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।